people, I welcome you all to the channel of Yes Academy। आज हम बात करने वाले हैं कि 14, 15 और 16 को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है और हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू का एनालिसिस करते हुए इन तीनों डेट्स को। विदाउट एनी फर्दर अडू फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज फ्राइडे है, नेक्स्ट सेशन हमारा ट्यूसडे को आएगा। बाई वीकली सेशंस होने वाले हैं, मतलब बाई वीकली का हफ्ते में होने वाले 2 सेशंस। तो ट्यूसडे को जो भी फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को होता है वो हम ट्यूसडे को डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को जो भी होता है वो हम आज जैसे कि फ्राइडे को डिस्कस करते हैं। इस तरीके का आपका सेशन चलने वाला है। फटाफट से आ जाते हैं 14th की खबरों पर, मतलब 14 मई 2024 को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अच्छा मैम, इंपॉर्टेंट ये इलेक्शन से रिलेटेड पूरा पेपर इलेक्शन से ही भरा होता है क्या? इससे रिलेटेड न्यूज आती है हमारे पेपर में? इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज बहुत ही कम पूछी जाती है। जनरली ऐसा देखा गया है कि इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज बहुत ही कम आती है। ठीक है, तो अभी जब तक इलेक्शंस चलने वाले हैं तब तक ये पॉलिटिकल न्यूज काफी ज्यादा आएगी न्यूज़पेपर में, बट हमको रेलेवेंट और इररेलेवेंट पता करते हुए, छांटते हुए आगे बढ़ना है। ओके, चलो यहां पर बात हो रही है बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज की। इसके ऊपर आप किसी भी न्यूज चैनल को भी उठा के देख लीजिए, वहां बहुत चर्चा हुआ है, बहुत डिस्कशंस हुए हैं। आज से 10 साल पहले मई 2015 में, ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो चुके हैं, 10 सालों पहले मई 2015 में ये एक साइन किया गया था। 9 साल हो चुके हैं ये मान लीजिए। मई 2015 में एक अग्रीमेंट साइन किया था, एक MOU साइन किया था हमने ईरान के साथ। ईरान में एक काफी ज्यादा फेमस पाकिस्तान का एक ग्वादार पोर्ट है, उससे भी ज्यादा बड़ा काफी फेमस पोर्ट है जिसका नाम है चबाहर पोर्ट। इस पोर्ट को यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने ईरान के साथ साइन किया था, लेकिन आज तक ये इन्फोर्स नहीं हुआ था। फाइनली पिछले एक हफ्ते में ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, उनकी प्रेजेंस में इसको इन फोर्स लाया गया। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट इज इन फोर्स, मतलब अब हम जो ईरान का चबाहर पोर्ट है वहां पर ऑपरेशंस स्टार्ट कर सकते हैं। ये कितने टाइम तक के लिए होने वाला है? ये 10 साल का अग्रीमेंट है, तो 10 सालों के लिए हम इस पोर्ट को एज अ पोर्ट, एज इफ इट बिलोंग्स टू इंडिया, इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। ऑपरेशंस, ट्रेड, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो सब इस पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें कुछ कुछ देख लीजिए। सबसे पहले तो 8 years आफ्टर कंक्लूडिंग जनरल फ्रेमवर्क, 8 साल हो चुके हैं, जैसे कि मैंने बोला 2015 में हुआ था, तो 8 साल हो चुके हैं जनरल फ्रेमवर्क को कंप्लीट किए हुए। 8 सालों के बाद फाइनली ये इनटू फोर्स आया है। किस तरीके का अग्रीमेंट है? 10 साल का, इसलिए उसको बोला जा रहा है इट इज अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन बिटवीन दो, किन किन के बीच में ये साइन हुआ है? दिस हैज बीन साइन बिटवीन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो दो जिनके बीच में साइन हुआ है इंडिया के बिहाफ पे, ईरान के बिहाफ पे, तो वन इज इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड द अदर वन इज पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये ऑपरेशन जो चलने वाला है, ये पोर्ट एक्चुअली में है कहां पे लोकेटेड? दिस इज इन द ये बेसिकली जो किस टर्मिनल को हमारे लिए ओपन करेगा, किस ऑपरेशनल टर्मिनल को हमारे लिए ओपन कर देगा कि अब हम वहां के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, दैट विल बी शहीद बहस्ती टर्मिनल। इसको अब इंडिया यूज कर सकता है फॉर देयर ट्रेड। एक सेकंड में अभी अपन मैप देख के समझेंगे कि ये पोर्ट अपने लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इंडिया हैज ऑल्सो ऑफर्ड क्रेडिट विंडो ऑफ इक्विवेलेंट टू $250 मिलियन कि भाई जो भी ईरान और हमारे, वैसे एक्चुअली में ये ट्राइलेटरल अग्रीमेंट है, तो एक्सक्यूज मी, ट्राइलेटरल अग्रीमेंट का मतलब होता है ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में होने वाला अग्रीमेंट है ये। ठीक है, तो एक्चुअली में ये ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का ट्राइलेटरल, 3 पार्टीज हो गई ना, तो ट्राइलेटरल इसको बोल रहे हैं कि ट्राइलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट है ये। ठीक है, ये MOU साइन किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चबाहर पोर्ट। ये जो चबाहर पोर्ट है इसके डेवलपमेंट के लिए हमने ये MOU साइन किया था। ठीक है, ईरान के साथ कब साइन किया था? MOU साइंड इन द ईयर 2015। ये 2015 में, मई 2015 इनफैक्ट, टू बी मोर स्पेसिफिक 8 साल हो चुके हैं। मई 2015 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था फाइनली। अब जाके
मई 23 को एग्जीक्यूट, मई 23, 2016 में इसको एग्जीक्यूट करने का डिसाइड किया था, लेकिन अब ये ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है यहां पे, ठीक है। इंडिया और ईरान ने कितने साल का अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? इंडिया कब तक इस पोर्ट को यूज कर सकती है? ये कॉन्ट्रैक्ट है 10 ईयर्स का, ठीक है। 10 साल तक के लिए इंडिया इसको यूज कर सकती है फॉर द टाइमिंग जो दिया गया है। अच्छा, वापस से एक बार देख लेते हैं किन दो के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, किन दो पार्टीज के बीच में, दोनों कंट्रीज के बिहाफ पर। पहली हो गई इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी हो गई पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ईरान के बिहाफ पे है, ये इंडिया के बिहाफ पे है। इससे होगा क्या? बेसिकली इन जनरल जो पूरा रीजन है उसका डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव होंगे और उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही यहां होने वाला है। इंडिया कितने का क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, कितने की क्रेडिट विंडो प्रोवाइड कर रहा है? $250 मिलियन, ठीक है। $250 मिलियन का क्रेडिट या क्रेडिट विंडो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट के, मतलब जिस ऐसे प्रोजेक्ट में ईरान को भी इंटरेस्ट हो, इंडिया को भी इंटरेस्ट हो, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए इतना क्रेडिट विंडो इंडिया हैज प्रोवाइडेड टू ईरान। अच्छा, मिस्टर सोनावल एक्सक्यूज मी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उनका इस चीज पे क्या कहना था? उन्होंने इस चीज को बोला इट इज अ हिस्टोरिक डे फॉर द मैरीटाइम सेक्टर। ज्यादातर दुनिया का आप ट्रेड देखो, अभी भी एविएशन सेक्टर के थ्रू ज्यादातर ट्रेड नहीं होता है, मैक्सिमम ट्रेड अभी भी मैरीटाइम सेक्टर के थ्रू ही होता है। तो मैरीटाइम सेक्टर में कुछ भी अगर ऐसी बड़ी चीज होती है तो ये पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरा सेक्टर हिला देने वाली बात होती है, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली अ हिस्टोरिक डे फॉर इंडिया एज वेल एज इवन ईरान। चबाहर पोर्ट का सिग्निफिकेंस यहां बताते हुए उन्होंने एक और चीज बोली है कि इट हैज सर्व्ड एज अ वाइटल ट्रेड आर्टरी। आर्टरी मतलब हमारी इतनी इंपॉर्टेंट, हम अपनी नसों को आर्टरी बोलते हैं। एज अ वाइटल ट्रेड आर्टरी कनेक्टिंग इंडिया विथ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। किस तरीके से, वो एक बार देखते हैं। ये मैप में देखिए, देखो अभी अपने को क्या करना पड़ रहा था, यहां पे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, ठीक है। तो ये ग्वादर पोर्ट के थ्रू अपने को करना पड़ रहा था, अपने को पूरा का पूरा जो ट्रेड हो रहा था वो अगर कोलकाता से हो रहा है और अपने को यहां सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पहुंचना है या अफगानिस्तान पहुंचना है, तो ये लेट मी टेक रेड कलर, आपको बेटर विजिबल होगा। यहां से ऐसे कोलंबो जाते थे अपन यहां से ऐसे साउथ अफ्रीका पहुंचते थे, फिर यहां आपके पोर्ट से इस तरीके से अपन यहां वेनिस, एथेंस ये सब पहुंचते थे, और फिर यहां से ऐसे आके यहां पर अपने को एक्सेस मिलती थी। सोचो कितना घूम के आना पड़ रहा है, ये पूरा ऐसे ऐसे करके ऐसे पहुंच पाते थे अपन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। अब ये चबाहर पोर्ट जब से इंडिया के पास आया है, अपन इसका ऑपरेशन या इसका यूज कर सकते हैं, तो इंडिया डायरेक्टली इस तरीके से चबाहर पोर्ट से होते हुए पहुंच सकती है। ऑलमोस्ट जितना डिस्टेंस होता था उसका 1/3 हो चुका है। तो इमेजिन द काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग इससे होगा, एंड इमेजिन द काइंड ऑफ एक्सेस जो अपने को मिलने वाला है टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड स्पेशली सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इन कंट्रीज में अपने को जाने के लिए पहले पूरा ये लंबा रास्ता घूमकर जाना पड़ता था, अब अपन सीधा 1/3 रास्ता कट करते हुए, 1/3 भी शायद मैं कम बोल रही हूं, उससे भी काफी ज्यादा रास्ता कट करते हुए सीधा सेंट्रल एशियन कंट्रीज का एक्सेस अपने को मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चबाहर पोर्ट। अच्छा, ये चबाहर पोर्ट है कहां पे? दिस इज एक्चुअली लोकेटेड इन शहीद बहस्ती। इट इज लोकेटेड इन सिस्तान बलूचिस्तान, ठीक है। ये एक ईरान का प्रोविंस है। तो दिस इज अ डीप वाटर पोर्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, चबाहर पोर्ट जो है इट इज अ डीप वाटर पोर्ट, ठीक है। इट इज अ डीप वाटर पोर्ट, और प्रोविंस का नाम है बलूचिस्तान। ये ईरान में एक प्रोविंस है, यहां पर ये चबाहर पोर्ट इज लोकेटेड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 10 सालों का। डीप वाटर पोर्ट है, ये कहां पे लोकेटेड है? सिस्तान बलूचिस्तान, ठीक है। ये सिस्तान बलूचिस्तान विच इज इन ईरान। ट्राइलेटरल अग्रीमेंट है इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में होने वाला ये अग्रीमेंट है, इसलिए इसको ट्राइलेटरल बोला जा रहा है, बिकॉज 3 कंट्रीज आर इंक्लूडेड या इन्वॉल्व्ड। इज इट क्लियर?
सो दिस वॉज ऑल अबाउट चबाहर पोर्ट। नेक्स्ट खबरों में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें पाकिस्तान का क्या कहना है, इसमें यूएस का क्या कहना है। यूएस का भी, क्योंकि यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं काफी सालों से, 1979 से यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, मतलब रुकावटें। यूएस और ईरान की दोस्ती नहीं है, तो वो होता है ना जो हमारे दुश्मन से दोस्ती करेगा हमारा दुश्मन। तो अब यूएस और इंडिया का क्या होने वाला है, ये सब अपन आगे जाके नेक्स्ट खबरों में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए चबाहर पोर्ट, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, ये जो चबाहर पोर्ट है ये बेसिकली ईरानियन गवर्नमेंट का टारगेट क्या है। ईरानियन गवर्नमेंट का प्लान ये है कि वो यूज करना चाहते हैं चबाहर पोर्ट को एज अ कनेक्टिंग नोड। कनेक्टिंग नोड मतलब आपने देखा था ना, मेन टारगेट वहां पहुंचना नहीं है, उसको कनेक्टिंग पॉइंट की तरह यूज करके कहीं और पहुंचना चाहते हैं। तो ईरानियन गवर्नमेंट चबाहर पोर्ट को डेवलप करना चाहती है एज अ कनेक्टिंग पोर्ट। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पोर्ट को यूज करेंगे, उनके पास भी पैसे जाएंगे, उनके साथ भी ट्रेड बढ़ेगा, है ना। तो एज अ कनेक्टिंग नोड डेवलप करना चाहती है ईरानियन गवर्नमेंट चबाहर पोर्ट को। और किसको? नॉट जस्ट साउथ एशिया, मतलब साउथ एशिया तो है ही, बट ऑल्सो सेंट्रल एशिया, जिसका एक्सेस समंदर के थ्रू, क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है, आसपास पूरी लैंडलॉक्ड है सेंट्रल एशिया, तो वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सेंट्रल एशिया के लिए भी कनेक्टिविटी चबाहर पोर्ट के थ्रू, ना सिर्फ ये, इवन यूरोप एंड द मेडिटेरेनियन, इन सब की कनेक्टिविटी इस चबाहर पोर्ट के थ्रू ईरान बढ़ाना चाहती है। हेंस ईरान इज डेवलपिंग दिस चबाहर पोर्ट। सब जियोपॉलिटिक्स में सब अपना फायदा देखते हैं, तो ऐसा नहीं है इंडिया के साथ ये डील साइन करके, अग्रीमेंट साइन करके ईरान किसी भी तरीके का एहसान कर रहा है इंडिया पे, उनका खुद का भी काफी ज्यादा फायदा है। ठीक है, अच्छा आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फटाफट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे आ जाते हैं। ये बहुत ही छोटी सी न्यूज है, यहां आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है कि 1000 लाइन स्ट्रीट्स फॉर पीएम रोड शो इन वाराणसी। तो ये रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट ये है कि वाराणसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरे टर्म के लिए हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3rd लोकसभा के लिए कॉन्टेस्ट जो कर रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी, किस कॉन्स्टिट्युएंसी से वो नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने फाइल किए हैं, दैट इज वाराणसी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तीसरे बार उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस के लिए जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसमें उन्होंने पेपर्स किस कॉन्स्टिट्युएंसी से डाले हैं, नॉमिनेशन पेपर्स किस कॉन्स्टिट्युएंसी से डाले हैं, तो आप बता देंगे इट इज वाराणसी। ठीक है, सिंपल इतनी सी खबर है। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा, ये एक साइंस से रिलेटेड खबर है। सीमल ट्रीज जो आपने काफी बार अपन ने देखी भी होगी, आप अगर सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में वगैरह रहते हैं तो ये ट्रीज तो काफी ज्यादा आपने देखे होंगे। खास तौर पे एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान साइड पे ये पेड़ काफी ज्यादा दिखते हैं। जो एक मौसम आता है जिसपे सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज कलर के फूल ही दिखते हैं, ये सेमल ट्रीज कहलाते हैं। ठीक है, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं है तो दैट्स व्हाट आई नो। सब जगह सब स्टेट्स का अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इनका प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब भी उदयपुर में होली होती है ना, देखा गया है कि ये जो पेड़ होता है, इस तरीके का जो पेड़ होता है, इसकी लकड़ी को मेन बीच की लकड़ी बना के बाकियों को इसके ऊपर टंगाया जाता है और उसके बाद फिर होलिका दहन होता है। आजकल क्या हो रहा है, इस पूरे के पूरे एक पेड़ के इर्द गिर्द लकड़ियां इकट्ठी करके पेड़ में ही आग लगा देते हैं। तो यहां पे साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं इकोलॉजिकली सेमल ट्री कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरे 50 फुट के पेड़ को ही आप घास फूस डाल के आग में झोंक दे रहे हो, उसके वजह से होली के टाइम पे ये सेमल ट्रीज की आबादी, या जिसको बोले तादाद, मतलब क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है। बहुत कम हो चुके हैं ये सेमल ट्रीज, जो हर कभी देखने को मिलते थे हर कहीं, अब बहुत कम बचे हैं, खासतौर पर उदयपुर में। और इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है होलिका दहन। होली में इसमें ही आग लगा देते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन ये साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट भी है, स्पीशीज मतलब जानवरों के लिए भी, और इवन वहां पे रहने वाले कुछ कुछ ट्राइबल लोग, उसकी रूट्स, जड़ें, फ्रूट्स, सीड्स, स्टेम का जो बार्क होता है, बाहर की छाल जिसको हम कहते हैं, इवन उसके अंदर की जो गोंद या गम निकलती है, जो सिरप निकलता है, सब यूज किया जाता है। एंड दे आर ऑल मेडिकली वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट दिस, वहां रहने वाली एक आदिवासी ग्रुप है जिनका नाम है, ट्राइबल कम्युनिटी एक बेसिकली है,
वो तक, मतलब उनका नाम है गरासिया ट्राइब, सॉरी गरासिया ट्राइब, वो इसके रूट्स को, इसके स्टेम्स को कंज्यूम तक करते हैं फॉर ईटिंग। एक पर्टिकुलर मौसम में इस पेड़ को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट एक ट्राइबल ग्रुप ऐसा भी मानता है कि वो इस ही पेड़ के डिसेंडेंट है, इस ही पेड़ से उनका जन्म हुआ है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हिस्टोरिकली। नॉट जस्ट दिस, एक तरीके की रॉक बीज होती हैं, वो बीज मधुमक्खियां, वो सिर्फ इस पेड़ पे पाई जाती हैं, और इस तरीके के बहुत सारे छोटे 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 जानवर सिर्फ इस पेड़ पे पाए जाते हैं। तो द इंटायर पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल इज कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हाउ इंपॉर्टेंट दिस ट्री इज, और प्लस गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रही है। लास्ट स्टडी जो कंडक्ट की गई थी वो 2009 में की गई थी, उसके बाद से कुछ खास ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, दैट्स द एंटायर पॉइंट। ये सेमल ट्री, इसलिए हेंस द हेडलाइन कि सेमल ट्रीज आर बीइंग वाइप्ड आउट, कंप्लीट खत्म हो रहा है वो इन राजस्थान ड्यू टू उदयपुर होली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, एक रॉकी प्लैनेट मिला है विथ एटमॉस्फेयर जो अर्थ से माना जा रहा है 41 लाइट ईयर्स अवे। अब मैम ये लाइट ईयर्स क्या होता है? लाइट को पहुंचने में उस जगह पे जितनी देर लगती है उसको लाइट ईयर्स कहते हैं। तो 41 लाइट ईयर्स, मतलब लाइट को पहुंचने में किसी एक जगह पे 41 ईयर्स लगेंगे, उतना दूर है वो प्लैनेट हमसे। उसको बोला गया है कि उसका नाम है सुपर अर्थ। रिसर्चर्स ने बताया है कि उसको बोला जा रहा है इट इज अ सुपर अर्थ, अ रॉकी वर्ल्ड significantly larger than our planet but smaller than Neptune, Neptune से छोटा है, and its orbits perilously close to a star diameter, star dimmer, and slightly less massive than our sun, rapidly completing an orbit every 18 hours or so. ये जाकर अभी तक कोई पहुंचा तो नहीं है। इंफ्रारेड रेडिएशन से अपने को पता चला है, ऑब्जर्वर्स जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने नोटिस किया है इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने ये बताया, उन्होंने इनफैक्ट देवर सर्चिंग फॉर इट फॉर ईयर्स, सालों से वो ढूंढ रहे थे फॉर रॉकी प्लैनेट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, अपने सोलर सिस्टम से बाहर, जहां पर एटमॉस्फेयर हो। एटमॉस्फेयर से क्या होता है, हमारा अर्थ का जैसे एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ ये है अगर, तो एक ऊपर ऐसी इनविजिबल सी लेयर होती है जिसमें सारी गैसेस ट्रैप्ड होती है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। किसी भी प्लैनेट को एटमॉस्फेयर वाला प्लैनेट क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि फिर वहां पॉसिबिलिटी होती है मे बी देयर इज अ लाइफ देयर। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी वाला एक प्लैनेट मिला है जो 41 लाइट ईयर्स दूर है, जिसको बोला जा रहा है इट इज अ सुपर अर्थ। ठीक है, अच्छा ये इसको कैप्चर किसने किया है? मोस्ट फेमस टेलीस्कोप जो है, सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, इस चीज को, इस प्लैनेट को कैप्चर, जो इससे रेडिएशंस निकल के आ रहे थे, इंफ्रारेड रेडिएशंस, वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है, एंड हेंस इसके बारे में पता चला। अच्छा, पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी? All of the previous exoplanets found to have atmospheres were gaseous planets, मतलब जमीन थी ही नहीं, गैस का ही गोला थे। अब भैया एटमॉस्फेयर के नाम पे सिर्फ ही एटमॉस्फेयर मिले, जमीन चलने के लिए रहेगी नहीं, तो फिर तो ऑब्वियसली लाइफ वहां पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे पहले जितने भी प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर वाले मिल रहे थे ना, वो सारे के सारे गैशियस प्लैनेट्स थे, इसलिए स्पेशली इसको रॉकी प्लैनेट बोला जा रहा है। मतलब यहाँ जमीन है, समतल जमीन है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। सो दिस इज अ ह्यूज डिस्कवरी फॉर एवरीवन ऑन अर्थ। ओके, चलो, अच्छा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली स्टेबलाइजिंग इंडिया नेपाल टाइज इन चेंजिंग टाइम्स। थोड़ी सी स्टोरी है, स्टोरी को समझो। हो क्या रहा है यहां पे कि नेपाल में जो गवर्नमेंट है उनकी, नेपाल में जो अभी रिसेंट ड्रामेटिक चेंजेस बहुत ज्यादा हुए हैं, कोलिशन गवर्नमेंट पहले जो थी वो टूट कर नई गवर्नमेंट बनी है। तो बेसिकली वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो माओइस्ट हैं, माओइस्ट लीडर बोले जाते हैं। उनका नाम है पुष्पा कमल दहल, उनको प्रचंड भी बोला जाता है। वो बेसिकली कोलिशन पार्टनरशिप में थे विद द लार्जेस्ट पार्टी जिसका नाम था नेपाली कांग्रेस। इसको डिस्कार्ड करके, इसको छोड़ के उन्होंने नया कोलिशन फॉर्म किया है, रिप्लेस किया इसको विद द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जिसको लीड करते हैं केपी शर्मा ओली, जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जब प्रो चाइना, बेसिकली इनका पूरा का पूरा स्टांस जो था, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मिस्टर केपी शर्मा ओली, इनका पूरा स्टांस एंटी इंडिया और प्रो चाइना था। बहुत ज्यादा प्रो चाइना थे ये और इंडिया के बहुत अगेंस्ट थे। तो इस तरीके का कोलिशन बनना कुड बी थिंग ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया
कि नेपाल में ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही है जिसमें पार्टी जो पावर में आ रही है वो प्रो चाइना है और एंटी इंडिया है। इसी के बारे में बात की है इस आर्टिकल में कि इंडिया के लिए व्हाट डज इट मीन। ठीक है, सो यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो अब नया कोलिशन बना रहे हैं, जिनको प्रचंड बोला जाता है, ही इज कंसिडर्ड टू बी अ लेफ्टिस्ट। ठीक है, इन्होंने नेपाली कांग्रेस, एनसी बोलते हैं उसको, नेपाली कांग्रेस को डंप करके एक नया कोलिशन फॉर्म कर रहे हैं मिस्टर केपी शर्मा के साथ, मिस्टर केपी शर्मा ओली के साथ, जिनका पूरा का पूरा स्टांस हमेशा से प्रो चाइना रहा है और एंटी इंडिया रहा है। और ये अब जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उसको सेफली बोला जा सकता है कि भैया ये अब लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बनने जा रही है। ठीक है, नॉट जस्ट ये, अभी जो गवर्नमेंट बनी है उनका ऑलरेडी स्टैंड समझ में आ रहा है। कैसे? जो पहले से गवर्नमेंट्स बनती थी उसकी फाइनेंस मिनिस्टर का पहला विजिट हमेशा इंडिया होता था, बट इस बार फाइनेंस मिनिस्टर का फर्स्ट ऑफिशियल विजिट वॉज टू बीजिंग। तो उससे ही इसी तरीके से कंट्री जियोपॉलिटिक्स में अपने रिलेशंस को बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफिशियल विजिट बीजिंग में था। ना सिर्फ ये, चाइना का एक जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसकी भी बात की गई है और इसके बारे में इसको आगे बढ़ाने की भी बात हुई है। वार्निंग दी जा रही है नेपाल को कि भाई आप समझ नहीं रहे हो, आपकी भी श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। श्रीलंका जैसे अब चाइना के डेट ट्रैप में, चाइना क्या करता है, ऐसी छोटी छोटी जो कंट्रीज होती है, थोड़ी डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उनको भयानक उधारी देता है। इतनी उधारी दे देता है कि सामने वाला चुका ही ना पाए, और फिर उसके डेट ट्रैप में फंस जाती है कंट्रीज, और फिर चाइना की ही बात सुननी पड़ती है। तो नेपाल को काफी ज्यादा वार्निंग्स दे रही है कंट्रीज, लेकिन वो समझ नहीं रहे। इसके अलावा चाइना के साथ काफी सारी हाई लेवल मिलिट्री विजिट्स भी की गई हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी ये जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, इनका स्टांस काफी ज्यादा प्रो चाइना है। इंडिया का इसमें क्या कहना है? बेसिकली इंडिया का स्टैंड काफी न्यूट्रल है, विच इज अ गुड थिंग। काफी सारे लोगों को, वैसे चाइना की भी कुछ जो राइटिस्ट हैं और जो लिबरल्स हैं, उनका ऐसा कहना है, वो चाहते हैं इंडिया कोई ना कोई ओपिनियन दे, क्योंकि दो तीन चीजों के ऊपर ओपिनियन की जरूरत है। सबसे पहले तो नेपाल एक हिंदू किंगडम हुआ करता था, तो ये इस चीज के ऊपर चर्चा चलती रहती है कि क्या नेपाल को वापस हिंदू किंगडम बन जाना चाहिए। इसके ऊपर इंडिया की टिप्पणी मांगी जाती है, लेकिन इंडिया ने काफी न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया और इंडिया का साफ साफ कहना है कि ये ऐसी चीज है, इंटरनल मैटर है नेपाल का, और नेपाल के लोग अगर रेफरेंडम करके, वोटिंग करके डिसाइड करें तो बेटर है। हम यहाँ पे उनके इंटरनल मैटर में मतलब दखल ना दे तो ही बेटर है। तो इंडिया का काफी न्यूट्रल स्टैंस है, विच इज अ गुड थिंग। पहली चीज, दो चीजें जो वहां करना चाहते हैं वो लोग, वो पहली तो यही थी कि हिंदू किंगडम वापस बनाना चाहते हैं, और दूसरी चीज यही, किंगडम से ही समझ में आ गया कि लोग चाहते हैं वहां मोनार्की वापस आ जाए, डेमोक्रेसी हटके जो राजा हुआ करते थे, मोनार्की वापस आ जाए वहां पे। तो इन दोनों चीजों पे इंडिया का ये कहना है कि भाई आप, इंटरनल मैटर है, नेपाल को डिसाइड करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम एक रोड मैप बता सकते हैं न्यू एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं इन मेकिंग अ रोड मैप विच वुड एक्साइट पब्लिक इमेजिनेशन एंड अट्रैक्ट क्रॉस पार्टी पॉलिटिकल कंसेंसस। चाइना के ट्रैप में ना फंसे, हम आपको रोड मैप बना के दे सकते हैं जिससे मतलब यू कुड बेनिफिट। ठीक है, हाई लेवल इंडियन अटेंशन कुड, अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि सजेशन दिया जा रहा है कि अगर इंडिया अच्छे से अटेंशन देता है नेपाल को, कुड इंजेक्ट अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट इन की सेक्टर्स एंड प्रमोट क्रॉस पार्टी कंसेंसस ऑन मेजर प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली इंडिया का न्यूट्रल स्टैंस इज अ गुड थिंग, बट स्टिल इंडिया जो रोड मैप प्रोवाइड कर सकता है इफ नेपाल टेक्स इंडियाज हेल्प, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अच्छा, नेपाल में एक ये भी मिस्टर एस जयशंकर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर नेपाल में वापस से इस तरीके का आता है, चाइना प्रो चाइना हो जाता है, तो वापस मतलब पाकिस्तान भी फिर आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान चाइना दोस्त दोस्त, दोस्त का दोस्त दोस्त, तो वापस से पहले जैसे नेपाल को यूज किया जाता था ड्रग्स और ये सब चीजों की तस्करी, स्मगलिंग करने के लिए, उसी तरीके से वापस से होने लगेगा। दिस इज वन ऑफ द कंसर्न्स फॉर इंडिया कि नेपाल को पहले पाकिस्तान जिस तरीके से यूज करता था, नेपाल के थ्रू
रूट नेपाल के थ्रू लेकर और ये ड्रग्स और ये सब की स्मगलिंग करता था, आर्म्स की स्मगलिंग करता था, ये वापस से शुरू हो जाएगा। सो दिस वाज समथिंग आवर फाइनेंस मिनिस्टर पॉइंटेड आउट, बट अभी भी इंडिया का स्टांस काफी ज्यादा न्यूट्रल है। अपन ने उनका इंटरनल मैटर बोल के इन चीजों को छोड़ दिया है फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत छोटा सा है ये, ग्राफ देख के ही हमको समझ में आ जाएगा मोस्टली। बेसिकली बोला यह जा रहा है कि इंपैक्ट ऑफ 50 साल का वैक्सीनेशन ऑन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में पिछले 50 सालों में जो वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई है और जो वैक्सीनेशन हुए हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, इस चीज के ऊपर बात है, ठीक है। तो यहां पे हम ग्राफ देखेंगे, हमको ग्राफ से ही समझ में आ जाता है। वैक्सीनेशन ने बेसिकली इट हैज सेव्ड द लाइव्स ऑफ 150 सेव द लाइफ ऑफ 150 मिलियन चिल्ड्रन ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, ऐसा डेटा पब्लिश हुआ है। एक एक करके हम ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले ये चार्ट 1 जो है हमारा, वो शो करता है कि नंबर ऑफ लाइफ सेव्ड बाय वेरियस वैक्सीनेशन किस साल से किस साल तक, 1974 से 2024 तक। तो आप यहां देख सकते हैं सबसे ज्यादा जिंदगियां बच्चों की जो बचाई गई हैं वो मीजल्स की वैक्सीनेशन से बची है, सबसे ज्यादा 93.7 मिलियन। सेकंड नंबर पे आता है टिटनेस 27.95 मिलियन एंड थर्ड नंबर पे आता है पर्टुसिस जो कि है 13.17 मिलियन। तो टॉप 3 आप याद रखें तो उतना आपके लिए काफी है, उसके नीचे से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए प्रॉब्ली, बट टॉप 3 आपको याद रहना चाहिए कि सबसे ज्यादा लाइफ मीजल्स के वैक्सीनेशन से बची है, सेकंड नंबर पे टिटनेस के वैक्सीनेशन से एंड थर्ड नंबर पे पर्टुसिस के वैक्सीनेशन से, ठीक है। अच्छा, दूसरा चार्ट हम देख लेते हैं एक बार। दिस चार्ट शोज रीजन वाइज शेयर ऑफ चिल्ड्रन फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट मीजल्स। तो यहां पे ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लैक वाली लाइन जिसके नीचे मैं रेड से अंडरलाइन कर रही हूं, ये पूरे दुनिया का डेटा दिखाता है। तो ये दिखाता है कितना परसेंटेज में मीजल्स की वैक्सीनेशन से दुनिया में बचे हैं, ठीक है। तो ये 2000 से लेके 2020 तक का डेटा कलेक्ट करके वर्ल्ड में आप देख सकते हैं ग्राफ ऊपर ही गया है। काफी ज्यादा उम्दा परफॉर्म वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज ने किया है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 2002 के बाद सीधा ये जो बूम आया है वैक्सीनेशन में और फिर उसके बाद ग्रोथ रेट। साउथ ईस्ट एशिया का भी काफी ज्यादा इसी तरीके से आया है कि शुरू में 2000 से लेके ऑलमोस्ट 2010 तक स्लोली वैक्सीनेशन बढ़ रहा था, फिर कैंपेन्स चलाई गई एंड वैक्सीनेशन अगेन सॉ अ बूम इन साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज एज वेल, ठीक है। तीसरे चार्ट में हमको दिख रहा है कि 1 ईयर ओल्ड, 1 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं जिनको डीटीपी, 3 तरीके की बीमारियां होती है डीटीपी, उनकी वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन कितना मिला है। तो अगेन कंट्रीज का ही डेटा है, यहां पे भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया और सारी कंट्रीज का सिमिलर तरीके का है। 1980 से स्टार्ट होके या बूम जनरल जो देखा गया है दैट केम इन 1990 और उसके बाद से बेहतर ही हुआ है वैक्सीनेशन। और यहां पे आप जैसे कि ब्लैक लाइन ये देख सकते हैं, दिस इज वर्ल्ड का, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो आप देख सकते हैं दैट इज ये रेड वाली लाइन। तो यहां साउथ ईस्ट एशियन जैसे अपनी कंट्री, सॉरी साउथ एशियन होती है अपनी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगेन काफी ज्यादा वैक्सीनेशन से बच्चों की लाइफ्स बचाई गई है। तो ये सारी जो बात हो रही है, ये डेटा निकाला गया है, ये ऐसी डिजीजेस हैं जो विच आर प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीन। अगर वैक्सीन लग जाती है तो इन डिजीजेस से बचा जा सकता है। तो आप समझ लीजिए ये बिल्कुल बिना बात की मौत होती है अगर इन चीजों के ऊपर वैक्सीनेशन नहीं लगी होती है। तो जब वैक्सीनेशन बनी, कैंपेन स्टार्ट हुए पूरे दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में, उसके बाद का डेटा ये शो कर रहा है सबसे ज्यादा किस वैक्सीनेशन ने बच्चों की जान बचाई है, दैट वाज मीजल्स, ठीक है। और ये 50 साल का डेटा है ऑलमोस्ट, 1974 से अगर आप देख लो तो 50 साल का डेटा है, ओके। चलो अच्छा, एक छोटी सी न्यूज, फाइनेंशियल ईयर 2024 में अभी तक की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 101.74 बिलियन के साथ चाइना हैज रिमेन्ड द टॉप इंपोर्टर पार्टनर फॉर इंडिया। तो अभी भी सबसे ज्यादा गुड्स इनफ्लो अपना चाइना से ही, कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए अभी भी मैक्सिमम हाईएस्ट, पहले से काफी कम बट फिर भी हाईएस्ट इंपोर्ट पार्टनर इंडिया का चाइना ही है, ओके। अच्छा, एक और छोटी सी खबर, पुतिन ने अपना 5th टर्म जो स्टार्ट किया एज द प्रेसिडेंट, उसमें उन्होंने जो पुराने डिफेंस मिनिस्टर थे उनको हटा के नए डिफेंस मिनिस्टर को बेसिकली रखा है। जो नए डिफेंस मिनिस्टर है उनका नाम है एंड्री बुलोसोव, ओके।
रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस जिनको किया है उनका नाम है सर्जी शुइगु। तो जिनको रिप्लेस किया उनका नाम है सर्गी या सर्जी शुइगु, और जिनको नए लेकर आए हैं उनका नाम है एंड्री बुलोसो। ओके, सिंपल सी बात है, एकदम छोटी सी न्यूज। अच्छा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में बना था। काम क्या था इसका? कि ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आती है उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना। ठीक है, आईएमएफ ने बाकायदा अपना काम करते हुए मालदीव्स को बोला है कि भैया देखो कहां को जा रहे हो, डेट किस तरीके का हो रहा है पाइलअप। अगेन डेट भी इनका चाइना से ही पाइलअप हो रहा है। इंडिया ने भी काफी कुछ दिया है, लेकिन अब बहुत अनशंट लेवल के लोन्स चाइना से, अगेन चाइना इनको भी डेट ट्रैप में फंसा रहा है। इंडिया की दोस्ती छोड़ के इन्होंने अब ये भी समझ जाएंगे कि भाई कितनी बड़ी गलती की हमने। ठीक है, तो आईएमएफ ने वार्निंग दिया है मालदीव्स को। अच्छा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड मास्टर चेस से रिलेटेड होता है, और ग्रैंड मास्टर इंडिया के 85th बने हैं, मतलब 85th ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के मिस्टर श्याम निखिल। ठीक है, तो मिस्टर श्याम निखिल ऑलमोस्ट 12 साल के वेट के बाद, आई थिंक ही सम 30-31 ईयर्स ओल्ड, 12 साल के वेट के बाद ही फाइनली बिकम अ ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर का टाइटल होता है, मतलब अब जैसे 85th ग्रैंड मास्टर ये बन चुके हैं, अब जो भी नेक्स्ट जीतेगा वो 86th बनेगा। तो वंस अ ग्रैंड मास्टर ऑलवेज अ ग्रैंड मास्टर, ये टाइटल होता है जो दिया जाता है। ठीक है, चलो आ जाता है फटाफट से 15th को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई ये डिस्कस करने के लिए। 15th में हम सबसे पहले डिस्कस जो करने वाले हैं वो यहां न्यू चबाहर पैक्ट नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम ईरान सैंक्शंस, ऐसा यूएस का कहना है। हमने पिछले न्यूज़पेपर में चबाहर पैक्ट के बारे में पढ़ा था, यहां यूएस का रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। यूएस ने ऐसा बोला है, जब पूछा गया कि आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं ऑलमोस्ट 1979 से, यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हैं। ठीक है, क्यों लगा के रखे हैं? क्योंकि यूएस को पसंद नहीं आ रहा था ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना, या न्यूक्लियर वेपन्स ओन करना, नॉट यूज, ओन करना, या न्यूक्लियर इक्विप्ड कंट्री बनना। तो उसके वजह से यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे थे। सैंक्शंस एक तरीके की नाराजगी दिखाता है। ठीक है, इस केस में ऐसा बोला कि क्या नया चबाहर पैक्ट जो हुआ है इंडिया और ईरान स्पेसिफिकली उनके बीच में, क्या ये एग्जेम्प्ट है ईरान के सैंक्शन से? तो यूएस ने बोला नहीं। लेकिन ये जो सैंक्शंस लगा रखे थे यूएस ने, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे 2 एग्जेम्पशंस लगाए थे, 2018 की बात है। मतलब 2 छूट दी गई थी कि अगर कोई कंट्री, जिसे स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो 2 एग्जेम्पशन दिए गए थे, जिसमें बोला गया था कि कोई कंट्री अगर ईरान के साथ ट्रेड करती है और वो इन 2 रीजंस के वजह से होते हैं, तो वो 2 रीजंस एग्जेम्प्ट होंगे, यानी कि सैंक्शन से बाहर होंगे। वो 2 रीजन क्या क्या थे? सबसे पहला तो अगर ईरान की हेल्प करती किसी भी तरीके से, सबसे पहले तो ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर ईरानी पीपल, ह्यूमन लेवल पे अगर आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं ईरानी पीपल को, और दूसरा असिस्टेंस फॉर अफगानिस्तान, अगर आप किसी तरीके से अफगानिस्तान को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप ईरान के थ्रू ट्रेड करते हुए जा रहे हैं या ईरान के थ्रू कर रहे हैं आप, इन 2 केसेस में एग्जेम्पशन होगा सैंक्शंस के अगेंस्ट, वरना एग्जेम्पशन नहीं होगा। अफगानिस्तान की क्यों बात हो रही है? आपको एक टाइम पे याद होगा यूएस की आर्मी ने ही टेक ओवर करके रखा था अफगानिस्तान को, और इनफैक्ट यूएस का एक तरीके से चेला ही था अफगानिस्तान। तो उस टाइम पे यूएस अफगानिस्तान रिलेशंस काफी अच्छे थे, तो यूएस वुड ऑलवेज बी हैप्पी अगर कोई भी अफगानिस्तान की हेल्प करता है। तो इसलिए ये सेकंड क्लॉज भी एग्जेम्पशन के तौर पे डाला गया था। ठीक है, साथ ही साथ वार्निंग देते हुए यूएस ने ये भी बोला है, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला है कि कोई भी एंटिटीज, कंट्रीज जो कंसिडर कर रही हैं बिजनेस डील्स विद ईरान नीड टू बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल रिस्क दैट दे आर ओपनिंग देमसेल्व्स अप टू एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस। कि आप बिजनेस कर रहे हो, तैनात रहे, स्पेसिफिकली कंट्री का नाम लेकर तो नहीं बोला, बट ऐसे बोला कि आप ध्यान दें, तैनात रहें कि यू आर ओपनिंग योर सेल्फ टू मेजर रिस्क, एंड इस तरीके के और सैंक्शंस आपके अगेंस्ट भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके की वार्निंग ही थी। कुछ खास इस वार्निंग पे होगा नहीं, नॉट दैट आई थिंक सो, बट या यूएस ने बोला कि सैंक्शंस में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई छूट नहीं है। ओके, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, निसार सैटेलाइट। ये निसार सैटेलाइट क्या है? तो यहां पे बेसिकली हुआ एक
सबसे पहले तो निसार का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो, दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं, सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट। ठीक है, सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट। अब इसका काम क्या है? ये एक तरीके की, हम ये तो देख ही चुके हैं, इट इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट। ठीक है, इसके दो बैंड्स हैं, एस बैंड और एल बैंड, जिसमें से कि एस बैंड को इसरो डेवलप कर रहा है और एल बैंड को नासा करने वाला है। ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूट करने वाला है लार्ज डिप्लॉयबल एंटीना, कौन? यूएसए। अच्छा, ये सैटेलाइट पूरा का पूरा अर्थ को कवर कर सकती है इन अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 डेज, फुल कवरेज ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये बाकी सैटेलाइट से कैसे अलग है? जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं ना, के मूवमेंट, उनको सेंटीमीटर के एक्यूरेसी से ये बता सकती है और प्रिडिक्ट कर सकती है, सेंटीमीटर के एक्यूरेसी से। इमेजिन, मतलब अर्थक्वेक्स बहुत ही जल्दी प्रिडिक्ट और डिटेक्ट हो सकते हैं इसके वजह से। नेक्स्ट, वाटर बॉडीज को मेजर कर सकती है एक्यूरेटली, तो कहां पानी की कमी हो रही है, कहां होने वाली है, एवरीथिंग इस सैटेलाइट के थ्रू प्रेडिक्ट हो जाएगा। तो कहां कहां अर्थ पे वाटर स्ट्रेसिंग है, ये सब भी देखा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, काफी ज्यादा ऊपर से, लेकिन काफी ज्यादा ग्राउंड पेनिट्रेटिव डेप्थ, काफी हद तक अंदर घुस के ये वो सब बता सकती है। तो कहां पे वेजिटेशन कवर है और कहां पर स्नोफॉल ज्यादा हो गई है या स्नो कवर है, ये सारी चीजें एक्यूरेटली ये सैटेलाइट बता सकती है। ठीक है, नासा और यूएसए मिलकर इसको करने वाले हैं। हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं मिस्टर एस सोमनाथ, उनसे बातचीत की गई थी, तो उनने बोला था कि वी कैन स्टडी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज इस सैटेलाइट के थ्रू। ना सिर्फ ये, इसके अलावा हम एग्रीकल्चर चेंजेस, उसका पैटर्न क्या होता है, यील्ड, कहां कहां पे सूखा हो रहा है, जहां पहले हरियाली हुआ करती थी, जिसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, ये सारी की सारी चीजें इस सैटेलाइट के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे उसी की बात हो रही है। निसार सैटेलाइट विल मॉनिटर टेक्टोनिक मूवमेंट्स टू सेंटीमीटर एक्यूरेसी। तो ये क्वेश्चन आंसर तरीके से बोला गया था। ये इंटरव्यू मिस्टर एस सोमनाथ, जो हमारे इसरो के चेयरपर्सन है, उनके साथ ये इंटरव्यू हुआ था और उन्हें धीरे धीरे करके बताया कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है ये सैटेलाइट हमारे लिए और इंडिया के लिए और यूएसए के लिए। ठीक है, तो इस सैटेलाइट का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जा सकता है किस कंट्री के साथ इंडिया डेवलप कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट ये जो बात हो रही है, दिस इज अबाउट चाइना म्यांमार मॉड्यूल। इसके बारे में क्या हो रहा है यहां पे? बेसिकली ये समझ लो कि एक जो ग्रुप है जिनको बोला जाता है इसक मुइवा, अगेन पार्डन मी फॉर प्रोनाउंसिएशन अगर गड़बड़ है तो, इस ग्रुप को बोला जाता है इसक मुइवा। एक फैक्शन है जो कि है NSCN-IM का। NSCN-IM क्या होता है? नेशनल सोशलिस्ट्स काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN-IM। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा रिपोर्ट फाइल की गई है, ऐसा रिपोर्ट फाइल किया है NIA ने, विच इज नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। उन्होंने रिपोर्ट फाइल करके बोला है कि ये जो फैक्शन है, जिसके साथ 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट साइन किया था सीज फायर का, क्योंकि ये चाहते हैं कि सारे स्टेट्स में, चाहे वो आसाम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो या आंध्र प्रदेश हो, सॉरी अरुणाचल प्रदेश हो, इन सब जगहों का लैंड इकट्ठा करके जो नागा पीपल हैं या जो
नागालैंड के ट्राइब है, जो नागालैंड के लोग हैं, एक लैंड बनाकर, एक एरिया बनाकर उनको सौंप दिया जाए, ये उनकी मांग थी। ठीक है, तो इसके चलते काफी सालों से गवर्नमेंट के साथ इनका डिस्प्यूट चलता आ रहा है। 1997 में सीज फायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके साथ साइन किया था, बट अभी ऐसा बोलना है एनआईए की रिपोर्ट का कि जो मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, 1 साल से ज्यादा होने को आ रहा है, मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है उसमें मीती ग्रुप को, जो मीटी आउटफिट्स हैं, उनको इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिन्होंने फिर मणिपुर में इनफिल्ट्रेट करके अंदर घुस के तबाही मचाई और ये सब लड़ाई झगड़े, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, उनको इस ग्रुप ने सपोर्ट प्रोवाइड किया है और उसके वजह से ये सारे के सारे दंगे हुए हैं। ठीक है, ये उनका कहना है। ओके, तो ये बेसिक इतनी सी ही न्यूज है। ये एनआईए ने रिपोर्ट फाइल की है कि भाई इन पर्टिकुलर ग्रुप या फैक्शन जो है, जो चाहते हैं कि भाई उनकी मांग अलग है, तो वो चाहते थे कि स्टेट में या इन जनरल इंडिया में शांति, पीस, स्टेबिलिटी मेंटेन ना रहे, तो उसके वजह से उन्होंने इनफिल्ट्रेटर्स जो थे उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया, चाहे फाइनेंशियल फंडिंग हो, चाहे जिस भी तरीके का सपोर्ट की जरूरत थी, जिसके वजह से दंगे फसाद वो कर पाए, वो इन्होंने प्रोवाइड किया है। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने हमारे रिपोर्ट फाइल किया है। ओके, इनको बोला जाता है चाइना म्यांमार मॉड्यूल। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनको, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, इनको चाइना और म्यांमार सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब उनके प्रॉक्सी तरीके के माने जाते हैं ये। ओके, अच्छा, कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। मोर सोलर स्टॉर्म्स ब्रूइंग आफ्टर लास्ट वीक ऑरोरा। आपने काफी सारे इंस्टाग्राम्स और यहां सब पे देखा ही होगा, आई एम प्रिटी श्योर, कि ये ऑरोरा बोरेलियस करके जो पूरा का पूरा हुआ था, नॉट जस्ट ऐसी जगहों पे जहां पे जनरली दिखता है, जैसे आप पोल्स पे जाते हैं तो वहां पे आपको ऑरोरा दिखता है, ये जो आसमान में वो जो पूरा पैटर्न वगैरह फॉर्म होता है, ये जनरली पोल्स पे दिखता है। ना सिर्फ पोल्स पे, ये ऐसी जगहों पे भी दिखा जहां कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, जैसे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने भी इस ऑरोरा, जो फिनोमेना होता है उसको ऑरोरा बोलते हैं, उसको स्पॉट किया है ओवर अ प्लेस जिसका नाम है हानले इन लद्दाख, जहां कभी भी नहीं दिखता वहां पे भी दिखा है। तो वैसे सुंदर तो बहुत था, ये जनरली पोल्स पे ही दिखता है, लेकिन बहुत सारी और जगहों पर भी दिखा, बट इससे काफी ज्यादा बड़े लेवल पे जियोस्टॉर्म्स हुए थे। ठीक है, जियोस्टॉर्म्स क्या होते हैं एक ही सेकंड में देखेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछा जा सकता है यहां पे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च कहां पर है, IISER का सेंटर कहां पे है, तो ये है कोलकाता में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। ऑल्दो ये ब्यूटीफुल होता है, बट इनके वजह से जो जियोस्टॉर्म्स होते हैं, सन पे एक तरीके का आप समझ लो, सन पे तूफान आया जिसके वजह से अर्थ पे भी फर्क पड़ा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पूरी इधर की उधर हो जाती है, इनके वजह से अर्थ पे बहुत ज्यादा ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, बिजली की तारें, ट्रांसफॉर्मर्स फट जाते हैं। साथ ही साथ स्पेस में कोई सैटेलाइट होती हैं, वो बहुत एंडेंजर्ड हो जाती हैं क्योंकि बहुत स्ट्रांग होते हैं ये। फिर स्पेस में अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स हैं तो उनकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। ना सिर्फ ये, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम का जो वेदर होता है, मौसम होता है, उसको भी ये काफी हद तक अफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, ये सोलर स्टॉर्म्स क्यों होते हैं? ये सन जब अपना पीक सोलर साइकिल पे होता है, जो कि आता है हर 11 साल में, हर 11 ईयर्स में, तब होता है। उस टाइम पे सन की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो फ्लिप होती है इस तरीके से। सन की मैग्नेटिक फील्ड हर ऐसे 11 साल में फ्लिप होती है। उस टाइप पे उस समय पे इस टाइप के जियोस्टॉर्म्स आते हैं। लास्ट आया था 2003 में, ऑलमोस्ट इतना ही स्ट्रांग था जितना 2024 में स्ट्रांग है। ठीक है, तो लास्ट 2003 में इस तरीके का जियोस्टॉर्म आया था, अभी 2024 में दोबारा आया। ठीक है,
अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, कैंडिडेट नोट्स ऑन द एनएचआरसी डेफरल। ये काफी ज्यादा चर्चा में चला था, एनएचआरसी का डेफरल था। इसमें क्या बात हो रही है और क्या चीज हो रही है उसके बारे में बात करते हैं एक बार। ये डेफरल बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है? एनएचआरसी जो इंडिया की है, उनके स्टेटस को डेफरल दे दिया गया है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो उनको डेफरल मतलब एक तरीके से सस्पेंशन बोल सकते हैं, उनके ए स्टेटस जो ए एक तरीके का सर्टिफिकेशन होता है उसका। तो पिछले हफ्ते ही एनएचआरसी विच इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, उनको ये इन्फॉर्म किया गया है कि उनका स्टेटस जो ए स्टेटस था वो डेफर कर दिया गया है। ठीक है, डेफर वॉज पुट इन प्लेस बाय अ सब कमिटी ऑफ ऑन एक्रेडिशन। अब इस सब कमिटी में कौन कौन आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट डेफरल इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसका डेफरल का मतलब क्या है? इस डेफरल का मतलब ये है कि बेसिकली इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अस। कहीं से भी सस्पेंशन ऑब्वियसली गुड थिंग तो नहीं होगा, गवर्नमेंट काफी ज्यादा नाराज है इस चीज को लेकर भी। तो इंडिया का जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है उसको जिनीवा बेस्ड, और ये डेफरल देता कौन है ये चीज इंपॉर्टेंट है, GANHRI विच इज ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इस एक्रेडिशन को जो हमारा क्रेडिट होता है ABCD, उसको इन्होंने डेफर किया है। ठीक है, इनके कहने पे ये डेफरल हुआ है। अच्छा, जिस सब कमिटी ने ये डेफर किया था उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स किन किन कंट्री के थे वो देख लेते हैं। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा हॉन्डुरास एंड ग्रीस। ठीक है, अच्छा, इसमें काफी सारे रीजंस भी साइट किए उन्होंने कि एनएचआरसी का डेफरल क्यों किया। उसमें रीजंस देते हुए उन्होंने ये बोला कि भैया जो भी आपके जैसे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, उसकी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती हमें इन अपॉइंटिंग मेंबर्स। ठीक है, पहला रीजन तो ये। दूसरा, आप पुलिस ऑफिसर्स को ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए या ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशंस के लिए पुलिस ऑफिसर्स को कैसे अपॉइंट कर सकते हो? तो दूसरा, पुलिस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन, जो कहने को एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन सबसे ज्यादा बोला जाए तो एक हद तक पुलिस ऑफिसर्स भी करते हैं, उनको आप कैसे अपॉइंट कर सकते हो कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी उनको, जिनने चोरी की उन्हीं से आप तहकीकात करवा रहे हो टाइप्स। नेक्स्ट, लैक ऑफ जेंडर एंड माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। जो मेंबर पैनल होता है उनपे ना तो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन है प्रॉपर, ना ही जेंडर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कुछ उन्होंने रीजन साइट किए थे और इन रीजंस को देते हुए बोला है कि ये बेसिकली हम आपका डेफरल दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कहना है या एनएचआरसी का, अच्छा ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि अपने को डेफरल दिया, पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है, सेकंड टाइम हुआ है। एनएचआरसी का यहाँ पे कहना है कि भैया इनके जो कंडीशंस है ना, जो ये कंडीशंस चाहते हैं हम पूरी करें, ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं
और अभी क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, काफी ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्ड चाहिए इनको, और क्योंकि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं इसलिए वो अभी कर पाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। दैट इज वाई, मतलब इतनी बड़ी कोई बात नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर दी है। डेफरल इज नॉट अ गुड थिंग, दैट्स नॉट समथिंग दे शुड हैव डन, ऐसा एनएचआरसी का और इंडियन गवर्नमेंट का कहना है। बट स्टिल स्टेटस अपना अभी यही है कि भैया डेफरल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए 16th पर। 16th को क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत छोटी छोटी न्यूज 16th को इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें हुई नहीं है। इनफैक्ट एडिटोरियल कुछ खास इंपॉर्टेंट 16th को है नहीं। सबसे पहले तो स्लोवाकिया के पीएम, प्राइम मिनिस्टर स्लोवाकिया के जो थे, उनको बहुत बार असैसिनेशन अटेम्प्ट में, काफी सालों से सुना ही नहीं है असैसिनेशन, काफी जमाने पहले हुआ करता था, बट स्लोवाकिया के पीएम के अगेंस्ट हुआ है जिनका नाम है रॉबर्ट फीको। असैसिनेशन मतलब उनको मारने की कोशिश की गई है, और अभी काफी लाइफ थ्रेटनिंग वुंड से बचकर ही इज आउट ऑफ डेंजर, जहां तक लास्ट मैंने न्यूज सुनी है। ऐसा क्यों हुआ है, बट माना जा रहा है कि भाई उनके एंटी यूक्रेन स्टांस के कारण, जब तक ये प्राइम मिनिस्टर चुन के नहीं आए थे तब तक स्लोवाकिया जो नेबरिंग कंट्री है यूक्रेन का, वो काफी ज्यादा आर्म्स, एम्यूनेशन, फंडिंग वो वगैरह प्रोवाइड करता था यूक्रेन को। जब से रॉबर्ट फीको आए हैं तब से उनका स्टांस काफी ज्यादा एंटी यूक्रेन रहा है एंड प्रो रशिया है वो। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले ये बोला था कि भैया एक सिंगल बुलेट भी अब हमारे तरफ से यूक्रेन को नहीं जाएगी, और काफी ज्यादा एंटी रेफरल, मतलब ही वाज इलेक्टेड, स्लोवाकिया स्टॉप्ड सेंडिंग एनी वेपन्स टू यूक्रेन। उससे पहले जो भी वेपन्स प्रोवाइड करते थे यूक्रेन को वो कंप्लीट बंद हो गया इनके इलेक्ट होने के बाद। तो एक रीजन ये माना जा रहा है कि प्रोबेबली जिसको अरेस्ट कर दिया गया है, जो शूटर था जिन्होंने गोली चलाई थी उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो रीजन बाद में पता चलेगा, बट काफी ही वॉज वेरी वोकल अबाउट हिज एंटी यूक्रेन स्टांस। तो ये माना जा रहा है दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही वॉज, मतलब एन असैसिनेशन अटेम्प्ट वाज डन अगेंस्ट हिम। ओके, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाओ। इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन, पहली बार नहीं है ये, दूसरी बार नहीं है ये, लगातार छठे बार है, 6th ईयर स्ट्रेट पूरे दुनिया में जो इंटरनेट शटडाउन होता है। बहुत रीजन से हो सकते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। रीजंस इंडिया में किन किन रीजन से, कम्युनल टेंशन, मणिपुर में जैसा हो गया इंटरनेट शटडाउन कर दिया, फिर वायलेंस कहीं हुआ, कहीं एग्जाम से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, कहीं कुछ भी, पहली दिक्कत आते ही इंडिया में सबसे पहले सरकार इंटरनेट शटडाउन कर देती है। तो अपन टॉप पे है इंटरनेट शटडाउन के केस में। मतलब ईरान जहां वॉर चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, यूक्रेन जहां 2 साल होने वाला है वॉर चलते हुए, ऐसी कंट्रीज में भी इंटरनेट शटडाउन इतने ज्यादा नहीं है जितने इंडिया में, इमेजिन। तो इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2023। टोटल 116 बार इंटरनेट शटडाउन्स हुए थे इंडिया में। सोचो, वॉर ट्रॉडन कंट्रीज में भी इतने बार नहीं हुए, तो अपन ने अगेन रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज में उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया स्टेट की जो अप्रोच है, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट जो अप्रोच ले रही है टुवर्ड्स दीज फायर्स, उनकी हम तहकीकात करेंगे। पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट डांट चुकी है, स्कोल्ड कर चुकी है स्टेट गवर्नमेंट को, बोलते हुए कि ये आपकी क्लाउड सीडिंग और ये सब प्रार्थनाएं, जंगल में जो आग लगी है वो बुझाने नहीं वाली है, यू विल हैव टू टेक एफर्ट। अभी क्या हो रहा है कि जो भी ऑफिसर्स अपॉइंटेड थे, मतलब वहां काम कर रहे थे फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए, कई दिन लगते हैं उसको बुझाने के लिए, उनका इलेक्शन ड्यूटी लगा के उनको रिडायरेक्ट कर दिया। तो वापस यहाँ पे तबाही उतनी थी, अब जहां पानी डाल रहे थे उनको रिडायरेक्ट कर दिया इलेक्शन ड्यूटी में। तो इसमें कोर्ट ने बोला है कि भैया ये क्या कर रहे हो। तो हम बेसिकली स्टेट का जो अप्रोच है उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर में आप क्या कर रहे हो ये देखने के लिए हम तहकीकात करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ओके, सो गाइस दिस वाज ऑल दैट वाज इंपॉर्टेंट इन, अभी इसके अलावा सारी पॉलिटिकल न्यूज ही है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन मिलने वाले हैं ऑन द अपकमिंग ट्यूसडे, टुडे इज फ्राइडे, अपन ट्यूसडे को मिलेंगे। देन 17, 18, 19 और 20th को क्या क्या होता है वो अपन ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बाई वीकली सेशंस देख लेते हैं लगातार अच्छे तरीके से, ध्यान से, तो आपका फटाफट से पूरा द हिंदू प्रिपेयर हो जाएगा और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Okay people, so thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again very soon. This is Vishishta signing off.